बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर जिसमें अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत दोनों की जाती हैं, और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता। हम अपने लेक्चर का आगाज़ कुछ दुआओं से करते हैं। जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो एक है ज़िंदगी, एक है मौत, ये दो चीज़ें हैं, पहली सांस और आखिरी सांस। इन दोनों के अंदर ज़िंदगी से पहली सांस से आखिरी सांस तक हम अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ दो काम करते हैं। एक इल्म सीखते हैं और दूसरा रिस्क कमाते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं करते, और इसके अलावा अगर हम कोई काम करते हैं तो वो इनकी सब हेडिंग्स में आते हैं, इन दो मेन काम्स की, एक सीखना, दूसरा रिस्क कमाना। तो मैंने आप बच्चों को ज़िंदगी और मौत की दुआ याद करवाई हुई है, इल्म की दुआ भी याद करवाई हुई है, और रिस्क की दुआ भी याद करवाई हुई है। आज हम रिस्क की दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले अल्लाह, उर्ज़ुकनी, अता कर मुझे, हम सबको अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी मतलब ए मेरे रब, हम सबको अता कर रिस्कन, रिस्क अता कर। और वो रिस्क कैसा हो? रिस्कन हलालन, ए अल्लाह हमें रिस्क अता कर जो हलाल हो, हराम ना हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी रिस्कन हलालन तय्यबन, और उस रिस्क की दूसरी खूबी तय्यब हो, वो पाक हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी रिस्कन हलालन तय्यबन मुबारकन, और उसके अंदर एक खूबी मुबारक हो। जब मैं उसको खाऊं या वो मैं हासिल करूं तो उस रिस्क में जितनी भी भलाई है, जितनी भी नेकी है, जितनी भी अच्छाई है, वो सारी मुझे मिले। जैसे एक रिस्क है, अगर मैं उसे खा लेता हूँ और उसके बाद मेरा पेट ख़राब हो गया, या फिर मेरे जिस्म में उसने वो काम ना किया जिसके लिए मैंने वो खाया था, तो वो मेरे लिए मुबारक ना हुई। रिस्क तो हलाल भी था, वो तय्यब भी था, लेकिन वो मुबारक ना रहा, उसने मुझे नुकसान पहुँचाया। ए अल्लाह हमारे रिस्क के अंदर एक खूबी ऐसी भी हो जो क्या हो? मुबारक हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन, और वसी हो, महदूद ना हो, ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा कि मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक। इसका मतलब है कि ए अल्लाह हमारे रिस्क हलाल हो, तय्यब हो, मुबारक हो, वासे हो, और मिन इंदिक, डायरेक्ट आपसे हमें मिले, किसी वसीले से ना मिले, किसी से मांगना ना पड़े। अगर अब जब हम देखते हैं रोड्स पर लोग मांग रहे होते हैं और उनको रिस्क मिल रहा होता है, तो उनको भी रिस्क मिल रहा होता है लेकिन किसी वसीले से मिल रहा होता है। तो ऐ अल्लाह हमें ज़िंदगी भर अपना मोहताज रखी, आमीन। हम सेकेंड ईयर में टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हम कर रहे थे और वो क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी था, लास्ट लेक्चर में हमारा वक्त कंप्लीट होने की वजह से वो कंप्लीट ना हो सका था। हम कोशिश करते हैं कि हम वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम फिर दोबारा से शुरू करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल से इस लेक्चर में वो कंप्लीट होगा। आपने पिछला लेक्चर नोट कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ वहाँ तक समझ भी आ गया होगा। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास डायग्राम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनाब प्लस इन्फिनिटी इस तरफ और माइनस इन्फिनिटी, दरमियान में इसका मीन 70 था, मीन उसका 70 और वेरिएंस हमारे पास 25 है। यहाँ पे z एक्सिस इधर भी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और 0। यहाँ पे हमारे पास अगर आपको याद हो तो x1 था और यहाँ पे हमारे पास x2 था। x1 और x2 के दरमियान एरिया कितना था अगर आपको याद है तो? अगर नहीं भी याद तो सवाल में लिखा हुआ है 0.80 या 0.8। इसके बाद अगर ये 0.80 है तो ये कितना होगा? 0.10 और ये भी 0.10। x1 हमारे पास क्या था? -a प्लस 70 और यहाँ पे हम लिखेंगे +a प्लस 70। इस डायग्राम को आप लास्ट लेक्चर के साथ टैली कर चुके होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने नोट कर लिया था अपनी नोट्स बुक में। कोशिश करें कि हम जो एक एक सवाल मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ तो ये आप अपने एक नोट बुक बनाएं जिसमें आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और वो आपके नोट्स बने। ठीक है जी, यहाँ तक आप कर चुके थे और साथ ही हम यहाँ पे एक बात लिख चुके थे कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन -a प्लस 70 क्या था? 0.10। इसी तरह हम यहाँ पर ये बात लिख चुके थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन +a और प्लस 70। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। इससे आगे हम चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप इससे आगे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चे मुझ पे डिपेंड ना करें, वो इंडिपेंडेंट बन जाएं, वो खुद कोशिश करें। इसलिए यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन को छोड़ा था तो मैं इस उम्मीद पर छोड़ रहा था कि हमने पहले 7 सवाल कर चुके हैं और अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। और जब आपने थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके आंसर सही निकाल लिया तो आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो कॉन्फिडेंस आपको इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाएगा। आप हर काम आज़ादाना तौर पे कर सकेंगे, हर काम के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा था, याद हो बच्चों को? तो मैंने कहा था x को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में चेंज करें। अब x को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन -a प्लस 70। इसमें हम क्या करेंगे जनाब? इसमें म्यू की वैल्यू को पुट करेंगे। म्यू की वैल्यू क्या थी? 70। तो -a प्लस 70 -70 ओवर सिग्मा की वैल्यू 5, यहाँ 25 वेरिएंस है और सिग्मा 5 और इज इक्वल टू 0.10। ये क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड हो गया तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो है वो तो z होता है, इसकी जगह पे हम z लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी z लेस देन, ये 70 से कैंसिल हो गया, -a ओवर 5 इज इक्वल टू 0.10। क्लियर? इसके साथ हम देखते हैं जब भी यहां प्रोबेबिलिटी में z हो तो फिर हम थ्योरम को फॉलो करते हैं। थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a। जब यहां लेस देन है तो फिर हम लिखेंगे फाई ऑफ a। लिहाजा अब इस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास z है
स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है, और ये पूरी रकम मेरे पास a है, तो इसको हम लिखेंगे फाई ऑफ a की जगह पे -a/5 इज इक्वल टू 0.10। ये कोई नया काम तो नहीं है ना, ये तो हम ऑलरेडी पहले 4-5 सवालों में, यानी कि 5 से लेकर 7 तक ये सवाल हम कर चुके हैं। 0.10। अब हम देखते हैं ये फाई इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं -a/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे फाई इन्वर्स और यहाँ पे 0.10। अब जब भी फाई इन्वर्स होगा तो आपने अपनी किताब टेक्स्ट बुक पेज नंबर 295 पे देखना है, टेबल नंबर 10। जब आप टेबल नंबर 10 पे पहुंचे, जल्दी से आप अपनी किताब को ओपन करें, पेज नंबर 295, टेबल नंबर 10 पर पहुंच गए हैं। अब वहां पे आप गौर करेंगे तो लिखा होगा फाई इनवर्स और यहां पे P लिखा हुआ है इज इक्वल टू ZP, यानी फाई इनवर्स के आगे ब्रैकेट में P लिखा हुआ है। अब हमारे पास P की वैल्यू कितनी है? 0.10। अब आप ऊपर जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में P को देखें 0.10 और उसको 0 में देखेंगे तो आपके पास देखें ज़रा वैल्यू क्या आई है। अगर आप मुझे बता सकते हैं तो बता दें। -1.2816 ये वैल्यू आएगी। अब पहली बात तो ये है कि ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/5। अब वो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 5, तो a की कीमत क्या हुई? a की कीमत आ गई 6.408। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई इस तरफ से सॉल्व करने पर। क्लियर? अगर आप इस तरफ से सॉल्व करेंगे तो यहां से भी आपके पास a की वैल्यू आएगी 6.408। अब ये तरीका आप खुद चेक कर लें। वैसे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू जब एक तरफ आ गई तो बस वो वैल्यू हमारी a की है। अगर आप इधर से सॉल्व करके अपनी a की वैल्यू वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल यहां से सॉल्व करें, बिल्कुल इसी मेथड से। यहां पे ग्रेटर देन है, बस यहां पे क्या है? ग्रेटर देन, और यहां पे प्लस a है, बस और कोई फर्क नहीं है। जब ग्रेटर देन होगा तो फिर यहां थ्योरम 1 - फाई ऑफ a के साथ सॉल्व करेंगे और इधर भी a की वैल्यू 6.408 आ जाएगी। पहला पार्ट था इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करो। अब वो चाहे इस पोर्शन से सॉल्व कर लें, चाहे इस पोर्शन से सॉल्व करें, या दोनों से सॉल्व करके चेक करें कि a की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फिल वक्त हमें a की वैल्यू चाहिए थी, किसी एक पोर्शन से सॉल्व कर लेना था। इसके बाद उसने कहा कि अब आपने क्या करना है? फाइंड द लिमिट्स। अब आपने लिमिट्स मालूम करनी है विद विच द सेंटर इज 80। अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है, ये पहला पार्ट था a की वैल्यू मालूम करना, हमने a की वैल्यू मालूम कर ली। अब दूसरा पार्ट है फाइंड द लिमिट्स, लिमिट विद सेंट्रल 80%। 80% के दरमियान जो एरिया है वो दो लिमिट्स क्या हैं? डायग्राम गौर से देखें, 80% नजर आया आपके पास एरिया? 80% ये एरिया है। अब ये लिमिट यानी यहां पे इसकी वैल्यू और यहां पे इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज मालूम करें तो आपके पास 80% बिटवीन लिमिट आ जाएगी। आपके पास x1 -a +70 और x2 +a +70। यहां पे क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू, जो आपने a की वैल्यू मालूम की 6.408, ये जो a की वैल्यू है इसको पुट कर दें यहां पर, तो आपके पास वो दो वैल्यूज आ जाएंगी जिनके दरमियान एरिया 80% है। कैसे मालूम करेंगे? सिंपल है, पुट करना है
ए की जगह पे, यहाँ पे ए है, ए की जगह पे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू -6.408 प्लस 70 और यहाँ पे x2 यहाँ पे प्लस 6.408 प्लस 70। यहाँ पे तो मुझे मालूम है कि जब इनको प्लस करेंगे तो ये तो 67.408 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से माइनस कर लें, ये भी आपको पता ही होगा। 70 में से जब माइनस करेंगे 6.40 तो वो 63.59 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो लिमिट है, ये दो वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है जिनके दरमियान एरिया, जिनका सेंट्रल एरिया 80% है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरफ। और 8 का बी पार्ट जैसा आपको मालूम है कि अच्छा खासा टफ क्वेश्चन था ए पार्ट, तो बी पार्ट भी थोड़ा सा टफ होगा। हम बी पार्ट को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट अच्छा खासा, पहले क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन के बाद फिर उसका सॉल्यूशन भी टफ है। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट लिखा हुआ है बैग्स ऑफ फ्लोर, समझ आ चुकी होगी, बाय आ particular machine have masses which are normally distributed with mean 500 ग्राम्स। इसका मीन 500 ग्राम्स है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20 ग्राम। ठीक है जी। 2% ऑफ द बैग आर रिजेक्टेड, मैं यहां पे लिखता हूं 2% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग अंडरवेट। दूसरी बात हमारे पास है 1% ऑफ द बैग्स 1% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड for being overweight. नेक्स्ट आगे देखें, between what range of the values should be the mass of bag of flour lies to accept। ये हमने मालूम करना है कि वो रेंज बताएं जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं। मैं इस पूरे क्वेश्चन को डायग्राम के मेथड से पहले डायग्राम में समझाता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम अगर आप गौर करें तो अब मेरे बच्चे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाने में कामयाब होते होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -∞ टू +∞, दरमियान में हमेशा मीन लिखते हैं। और अगर आप देखें तो मीन की वैल्यू 500 है, यहाँ पे 500 लिख लेते हैं,
ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे ज़ीरो आ गया। z एक्सिस का मीन ऑलवेज ज़ीरो होता है। मैं अगर इसकी बात करूँ, अंडर वेट यानी कम होना, वेट कम होना, और यहाँ पे बात करूँ तो ओवरवेट। अब जब बात है कम होने की तो मुझे बताएं मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा या प्लस इन्फिनिटी की तरफ? कम। जब कम हो रही हैं तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जब ओवर ज़्यादा हो रही हैं तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक होगी बात? मैं इसको फॉलो करता हूं अंडर वेट, ये मुझे मिलेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी यहां से शुरू करूंगा और कितने परसेंट है? 2%। तो यहां से मैं जब शुरू करता हूं तो ये 1% हो गया और ये 2%। यहां पे एक वैल्यू है और यहां पे ए सपोज करते जो हमने मालूम करना है, और ये एरिया जो है ये रिजेक्टेड एरिया है। ये रिजेक्टेड एरिया है। अच्छा, ये रिजेक्ट क्यों है? क्योंकि ये अपने वेट से कम है। और ये कितने परसेंट है? 2%, 0.02। ये जो मैंने यहां पे क्वेश्चन ने दिया कि 2% ऑफ द बैग आर रिजेक्टेड, 2% बैग रिजेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो अंडर वेट थे। अंडर वेट माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं और यहां से यहां तक रिजेक्टेड है और 2% है। ओवर वेट प्लस इन्फिनिटी, ज़्यादा, ग्रेटर, ओवर, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ से शुरू करेंगे। हम शुरू ही यहां से करेंगे और कितने परसेंट जाना हमने? ओनली 1%। तो यहां से 1% अगर चलना शुरू करें तो तकरीबन यहीं पे सपोज करना है हमने, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये ना कि आप यहां पे सपोज कर लें, इधर तक तो 50% है ना, तो 1% ये एरिया है। और ये एरिया कौन सा है? ये भी रिजेक्टेड एरिया है। और रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि ये ओवरवेट हो गया। अब यहां पे एक वैल्यू b है जो आपने मालूम करनी है, और इसका एरिया कितना है? 0.01, 1%। 1 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.10। अब जो डायग्राम में नज़र आ रहा है शेडेड एरिया, वो तो रिजेक्टेड एरिया है, और जो अनशेडेड एरिया है वो क्या है? वो एक्सेप्टेड एरिया है। यहां से लेके यहां तक उसने कहा कि वो दो वैल्यूज मालूम करें जिनके दरमियान एक्सेप्टेड हो। सवाल को दोबारा गौर से आखिरी लाइंस पढ़ें जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी, आप अपने बुक में पढ़ें। बिटवीन, दरमियान, व्हाट रेंज, यानी कि वो दोनों वैल्यूज, व्हाट रेंज ऑफ द वैल्यूज शुड बी द mass ऑफ अ बैग ऑफ फ्लोर लाइज इज टू एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होने वाली जो दो वैल्यूज हैं वो दो वैल्यूज बताएं जिनके दरमियान वाला एरिया एक्सेप्ट हो। इट्स मीन ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। डायग्राम से समझ आ चुकी है? क्लियर? अब जो मुझसे बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझसे ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, उनको मेरा पता है कि मैं एक बात पूछा करता था हर सवाल के बाद कि ये बात समझ तो नहीं आई। वो मैं इसलिए पूछता था क्योंकि अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे बता देंगे। अब मैं ये बात पूछ भी नहीं सकता कि कहीं आपको समझ तो नहीं आ गई। अच्छा जी, फिल वक्त यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। ये जो सेंटेंस है ये कहता है ए से लेस देन, क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a। ये जो a पॉइंट है इससे लेस एरिया है 0.02, और वो जो है b, वहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन b से आगे, b से x इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.01। यहां तक क्लियर? अब हम चलते हैं जनाब। अगर ये लाइंस बन जाएं तो मेरे बच्चे तो सवाल खुद कर लेंगे, अब तक इस काबिल हो चुके हैं। ये दूसरे टॉपिक का आखिरी सवाल चल रहा है। ये जो वेरिएबल है इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस ए ओवर z लेस देन a माइनस 500 और डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 20।
इज इक्वल टू 0.02। अब क्या करेंगे, सॉरी ये देखा ना यहाँ गलत हो गया, यहाँ सिग्मा लिखना था, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a माइनस 500/20 इज इक्वल टू 0.02। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। अब यहाँ पे हमारे पास होगा फाई ऑफ a माइनस 500/20 इज इक्वल टू 0.02। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, a माइनस 500/20 इज इक्वल टू फाई इन्वर्स 0.02। अब ये टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295। जल्दी से देखें क्या वैल्यू आई। 0.02 को टेबल नंबर 10 में देखेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, -2.0। यहां पे क्या जवाब आएगा, -2.0537 और a माइनस 500/20। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 500 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू 500 माइनस 2.0537 और मल्टीप्लाई बाय 20। जब आप कैलकुलेटर से 500 माइनस ये इंटू 20 इकट्ठा लिख लें या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व करें, वो जवाब आएगा 41 यहाँ पे a इज इक्वल टू 500 माइनस 41.074 और a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 458.926। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो यहां से सॉल्व कर लेते हैं जनाब। इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस a ओवर सिग्मा ग्रेटर देन b माइनस 500/20 इज इक्वल टू 0.01। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो बन गया z ग्रेटर देन b माइनस 500/20 और इज इक्वल टू 0.01। जब भी प्रोबेबिलिटी में z आता है तो हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस फाई ऑफ a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b माइनस 500/20 इज इक्वल टू 0.01। 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस 500/20। क्या ये बात मुझे बताने की ज़रूरत है कि 0.01 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया 1 में से, और ये क्योंकि पूरी रकम माइनस हो रही थी तो उसको इस तरफ लाने से प्लस कर लिया। अब इसको इसमें से माइनस किया तो क्या जवाब आया, 0.99 इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस 500/20। अब ये फाई उस तरफ दूसरी तरफ जाके माइनस इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, b माइनस 500/20 इज इक्वल टू फाई इन्वर्स इंटू 0.99। जब आपके पास ये फाई इन्वर्स 0.99 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसको टेबल नंबर 10 में जाके देखेंगे, और टेबल नंबर 10 है इन्वर्स का। उसमें जब आप वैल्यू देखते हैं तो वो आ जाती है 2.3263। तो हम यहां से कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं b माइनस 500/20 इज इक्वल टू 2. क्या जवाब आया था जनाब, 2.3263। 2.3263 ये जवाब हमने टेबल से देखा। इससे आगे मेरे बच्चों को पता है कि 20 दूसरी तरफ जाके
मल्टीप्लाई होगा और 500 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। b इज इक्वल टू 500 आगे प्लस 2.3263 मल्टीप्लाई बाय 20, देन b इज इक्वल टू 500 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 46.526 और b इज इक्वल टू, अब जब आप इसमें प्लस करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 546.526, ये आपके पास b की वैल्यू आई। अब आप यहाँ पे a और b की वैल्यू अगर डायग्राम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 458.9 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 546.52। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास वो रेंज हैं जिसमें हमारा बैग ऑफ फ्लोर्स जो हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें पैरामीटर्स मालूम करने हैं। ये म्यू और सिग्मा ये गिवन नहीं होंगे। पहले 4 सवाल म्यू और सिग्मा गिवन थे, उससे अगले 4 सवाल यानी 8 तक म्यू और सिग्मा गिवन थे। ठीक है जी, लेकिन अब जो आगे आने वाले 4 से 5 सवाल हैं उनमें म्यू और सिग्मा हमने मालूम करना है। वो क्या देगा? वो आपको ये ए की वैल्यू भी दे देगा, यानी पॉइंट भी दे देगा और प्रोबेबिलिटी भी देगा। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी तमाम तलबा व तालबात और उनके पेरेंट्स को दे और अल्लाह ताला आप बच्चों को तौफीक दे कि अपने पेरेंट्स की इताअत और फरमाबरदारी करे और आपके वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रहे और जब वक्त आखिर हो तो ख़ात्मा बिल ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।